नमस्कार। मैं एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ शकील साजिद लेकर आपका कार्यक्रम। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। एक बहुत गरमाया हुआ मामला हिट एंड रन मामले में जो नया कानून बना था उसके बारे में था। मुआवजे के बारे में पीड़ितों को बताना अब पुलिस की जिम्मेदारी है। हिट एंड रन सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वालों और घायलों को मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पुलिस से लेकर सरकार तक को दिशा निर्देश जारी कर दिए ताकि पीड़ित और उसके परिवार को मुआवजा मिलना सुनिश्चित हो। देश भर में हिट एंड रन की बहुत अधिक दुर्घटनाएं दर्ज होने और बहुत कम संख्या में पीड़ितों को मुआवजा मिलने के आंकड़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि दुर्घटना के जिन मामलों में टक्कर मारकर भागने वाले वाहन का पता नहीं चलता तो पुलिस दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिजनों को या दुर्घटना में घायल व्यक्ति को मुआवजा योजना के बारे में बताएगी और मुआवजा दावा कर सकने की जानकारी देगी। कोर्ट ने सरकार से भी कहा है कि वह योजना का मुआवजा बढ़ाने पर विचार करे। ये आदेश जस्टिस अभय एस ओका और पंकज मित्तल की पीठ ने हिट एंड रन सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजे के बारे में उचित निर्देश मांगने वाली याचिका पर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार की योजना और सुनवाई में मदद कर रहे न्याय मित्र वकील गौरव अग्रवाल व अन्य पक्षों के सुझाव देखने के बाद विस्तार से दिशा निर्देश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि हिट एंड रन दुर्घटनाओं के आंकड़े से देखने से पता चलता है कि 2022 में 67,387 सड़क दुर्घटना हुई। फैसले में 5 वर्षों की दुर्घटनाओं के आंकड़े दिए गए। आदेश में यह भी दर्ज किया कि हिट एंड रन मामले में वित्त वर्ष 2022-23 में केवल 205 मुआवजा दावे प्राप्त हुए, जिसमें से सिर्फ 95 मामलों में क्लेम सेटल हुआ। कोर्ट ने आदेश में दर्ज किया कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 161 के तहत केंद्र सरकार ने हिट एंड रन मामलों में मुआवजा योजना बनाई है और ये योजना 1 अप्रैल 2022 से लागू है। इस योजना में हिट एंड रन दुर्घटना में जान गंवाने वाले परिजनों को 2 लाख रुपए और घायल को 50,000 रुपये मुआवजा देने का प्रावधान है। मुआवजा योजना हिट एंड रन के उन मामलों के लिए है जहां वाहन टक्कर मारकर भाग जाते हैं और पता नहीं चल पाता कि इस वाहन ने टक्कर मारी है। कोर्ट ने पाया कि इस योजना में मुआवजा पाने वाले पीड़ितों की संख्या बहुत कम है। सड़क और परिवहन मंत्रालय के दस्तावेजों के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में हिट एंड रन केस में 660 मौतें दर्ज हुई और 113 लोग घायल हुए, जिसमें 184.60 लाख रुपये मुआवजा दिया गया। कोर्ट ने कहा कि इस योजना के तहत मुआवजा लेने वालों की संख्या इसलिए भी कम हो सकती है क्योंकि उन्हें योजना के बारे में मालूम नहीं। निर्देश में कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराते समय और प्रयास के बाद भी 1 महीने में टक्कर मारने वाले वाहन का पता नहीं चलता तो पुलिस थाने के इंचार्ज की लिखित में दुर्घटना के घायल या दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा योजना के बारे में सूचित करेगा। एक और नई तरह की खबर आ रही है कि 6 महिला जजों की बर्खास्तगी पर मध्य प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया जा रहा है। सरकार द्वारा 6 महिला सिविल जजों की सेवाओं को उनके असंतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर खत्म करने पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए इन 6 में से 3 पूर्व क्लास 2 सिविल जजों के प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लिया और उसे रिट याचिका मानने का फैसला किया। पीठ ने इस मामले में अधिवक्ता गौरव अग्रवाल को न्याय मित्र नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई ऑफिस रिपोर्ट के मुताबिक अपने प्रार्थना पत्र में इन पूर्व जजों ने कहा कि उन्हें इस तथ्य के बावजूद बर्खास्त कर दिया गया है कि कोविड महामारी के कारण उनके कार्य का मात्रात्मक मूल्यांकन नहीं किया जा सका। ऑफिस रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा में नियुक्त किया गया था और निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। एक प्रशासनिक समिति और फुल कोर्ट मीटिंग में प्रोबेशन अवधि के दौरान उनका प्रदर्शन असंतोषजनक पाए जाने के बाद प्रदेश के न्याय विभाग ने जून 2023 में उनकी बर्खास्तगी के आदेश जारी किए। इनमें से एक पूर्व जज द्वारा अधिवक्ता चारू माथुर के द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र के मुताबिक 4 वर्षों का बेदाग सर्विस रिकॉर्ड और कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं होने के बावजूद उन्हें कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना बर्खास्त कर दिया। उन्होंने इसे अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। ये भी कहा कि अगर मात्रात्मक कार्य मूल्यांकन के दौरान मातृत्व एवं बच्चे की देखभाल के अवकाश पर भी विचार किया गया होता तो ये उनके साथ गंभीर अन्याय है।
एक खबर बाहर से, विदेशों से। इटली का खूबसूरत अमाल्फी तट इटली के दक्षिणी समुद्र तट पर बसा है। यहाँ से आप टायरानियन सागर और सालेनो की खाड़ी देख सकते हैं। ये क्षेत्र सोरेंटाइन प्रायद्वीप के दक्षिण में और सिलेंटन तट के उत्तर में स्थित है। अपने भूमध्य सागरीय प्रदेश और प्राकृतिक विविधता के लिए दुनिया भर में फेमस है। इस तट का नाम अमाल्फी तट इस शहर के नाम पर रखा गया, जो इस क्षेत्र का मुख्य ऐतिहासिक और राजनीतिक केंद्र है। पहाड़ पर फैली हरियाली देखने वालों को सुकून देती है। यह 18वीं शताब्दी के बाद से यूरोपीय लोगों के लिए एक बड़ा आकर्षण रहा है। यहाँ साल भर सैलानियों का आना जाना लगा रहता है। अमाल्फी तट को वर्ष 1997 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। अमाल्फी तट दक्षिणी इटली में टायरेनियन सागर और सार्लेनो की खाड़ी की ओर देखने वाली समुद्र तट का एक विस्तार है। यह सोरेंटाइन प्रायद्वीप के दक्षिण में और सिलेंटन के उत्तर में स्थित है। ये जो इसका मुख्य ऐतिहासिक और राजनीतिक जो वो रहा है, ये एक बहुत ही लोकप्रिय जेट सेट गंतव्य है और 18वीं शताब्दी से उच्च वर्ग के यूरोपीय लोगों के लिए एक आकर्षण बनना है, जब यह उनके ग्रैंड टूर पर अक्सर रुकता था। 10वीं 11वीं शताब्दी के दौरान अमाल्फी की डची अमाल्फी तट के क्षेत्र में मौजूद थी, जो अमाल्फी शहर में केंद्रित थी। सन 1137 में पीसा गणराज्य द्वारा अमाल्फी को बर्खास्त किए जाने तक अमाल्फी तट के बाद में सार्लेनो रियासत द्वारा नियंत्रित किया गया। क्षेत्र के बाकी हिस्सों की तरह अमाल्फी तट की जलवायु गर्म ग्रीष्मकाल और हल्की सर्दियों में होती है। ये सोरेंटाइन प्रायद्वीप की अपेक्षाकृत तीव्र दक्षिणी तट पर स्थित है, जिससे ग्रामीण और कृषि विकास के लिए बहुत कम जगह बची है। अमाल्फी तट का एकमात्र भूमि मार्ग 40 किलोमीटर लंबा अमाल्फी ड्राइव है, जो पूर्व में विएट्री सुल मारे शहर से पश्चिम में पोसिटेनो तक समुद्र तट के साथ चलता है। खूबसूरती के साथ अमाल्फी तट पर 13 नगर पालिकाएं स्थित है। इनमें से कई पर्यटन पर केंद्रित है। अमाल्फी तट लिमोसो लीकर के उत्पादन के लिए जाना जाता है, जो फरवरी और अक्टूबर के बीच पूरे समुद्र के किनारे सीढ़ीदार बगीचों में उगाए गए नींबू से बनाया जाता है। अमाल्फी बम्बागिना नामक हाथ से बने मोटे कागज़ का एक प्रसिद्ध निर्माता है। ये कागज़ उत्पादन के लिए इटली की प्राचीन पारंपरिक तकनीक का प्रतीक है और ऐतिहासिक रूप से निजी लेखन, कानूनी कृत्यों और राजस्व टिकटों के लिए उपयोग किया जाता है। अन्य स्थानीय उत्पाद सितारा से एक विशेष प्रकार की एंकोवी और वियेटी से रंगीन हस्तनिर्मित चीनी मिट्टी की चीज़ें हैं। एक और बड़ी खबर, प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू कर दिया है अनुष्ठान। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अब केवल 7 से 8 दिन बचे हैं। देश में हर तरफ इसे लेकर तैयारियां जोरों पर है और कई जगह पर तमाम कार्यक्रम आयोजित करे जा रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष ऑडियो संदेश जारी किया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जो दिन बचे हैं, मेरा सौभाग्य है कि मैं इस पुण्य अवसर का साक्षी बनूंगा। प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया। इसे ध्यान में रखते हुए मैं आज से 11 दिन तक विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूँ। मैं आप सभी जनता जनार्दन से आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। इस वक्त अपनी भावनाओं को शब्दों में कह पाना मुश्किल है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास किया है। हिंदू धर्म में अनुष्ठान का विशेष महत्व है, जिसका पालन अनादिकाल से हो रहा है। अनुष्ठान विभिन्न तरह के होते हैं। छठी अनुष्ठान अन्नप्राशन, मुंडन, श्राद्ध से लेकर देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा का भी अनुष्ठान किया जाता है। पीएम मोदी की बात करें तो राम भक्त के रूप में उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन अध्यात्म को समर्पित कर दिया है। अपने तमाम कार्यों को करने के साथ साथ उन्होंने यम नियम का पालन करने का अनुष्ठान शुरू किया है। बता दें कि यम नियम शील और तपस्या से संबंधित है। यम का अर्थ है संयम, जो 5 प्रकार का माना जाता है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। यम और नियम योग दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे पतंजलि के प्राचीन पाठ द योग सूत्र में बताया गया है, जो अष्टांग योग के 8 अंगों के प्रारंभिक भाग है। इस नए नियम के तहत पीएम मोदी दैनिक दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करेंगे। वह ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, साधना के साथ सात्विक आहार का पालन करेंगे। ऑडियो में पीएम ने कहा है कि मैं आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपनी अपनी प्रार्थनाओं में मुझे शामिल करें। अपनी भावनाओं को शब्दों में कह पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है,
जीवन के कुछ पल ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही यथार्थ में बदलते हैं। आज दुनिया भर में भारतीयों के लिए ऐसा ही एक पवित्र अवसर है। हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण है। प्रधानमंत्री ने ये कहा। उन्होंने आगे कहा कि देश में हर किसी को 22 जनवरी का इंतजार है और अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में 11 दिन बचे हैं। जीवन में पहली बार इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूँ। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जिस सपने को अनेक पीढ़ियों ने अपने दिल में सालों तक सजो कर रखा, मुझे उसकी सिद्धि के लिए मौजूद होने का अवसर मिल रहा है उसकी सिद्धि के समय। एक और खबर आ रही है। भूषण स्टील से जुड़े 56,000 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार 5 लोगों को ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली की एक अदालत ने भूषण स्टील लिमिटेड से संबंधित 56,000 करोड़ रुपए के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार 5 लोगों को ईडी की हिरासत में भेजा। राउस एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजेश गोयल ने अजय एस मित्तल और अर्चना मित्तल को 14 जनवरी तक और नितिन जौहरी, पंकज कुमार और पंकज तिवारी को 15 जनवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने आरोप लगाया है कि भूषण स्टील के प्रमोटर, निदेशक और अधिकारी फर्जी दस्तावेज बनाने और बैंकों के समक्ष गलत प्रतिनिधित्व पेश करने सहित धोखाधड़ी के गतिविधियों में शामिल थे। जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के पक्ष में फर्जी लेटर के माध्यम से धन का दुरुपयोग किया गया। न्यायाधीश ने कहा कि अपराध की आय को वैध बनाने और उनके द्वारा अपनाई गई कार्य प्रणाली में आरोपी व्यक्तियों के आगे की संलिप्तता का पता लगाने के लिए आरोपी व्यक्तियों से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है। ईडी ने भूषण स्टील लिमिटेड के खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा दायर एक अभियोजन शिकायत के आधार पर जांच शुरू की थी, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत अनुसूचित अपराध शामिल है। जहां से पता चला कि भूषण स्टील और उसके प्रबंध निर्देशक नीरज सिंघल ने फंड को घुमाने के लिए फर्जी कंपनियां बनाई, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक को बहुत नुकसान हुआ। जी हां, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। हमारे और आपके बीच कुछ व्यवधान भी आ रहे हैं। हम पूरी तरह से आपके सामने पेश नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये भरोसा रखिए कि हमारे और बीच का आपका ये कार्यक्रम लगातार आपके सामने आता रहेगा और हमें आपके सहयोग, आपके आशीर्वाद, आपकी प्रतिक्रियाओं की बेहद ज़रूरत है। नमस्कार।